चलो चालू करते हैं यार। बोला ना, अब बाद में, अभी चालू करते हैं क्लास। अभी नहीं, देख ना यार 11:45 हो गए। चालू करो। चेक। लाइव ऐप पे भी है ना? अच्छा ठीक है, ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। Very good morning to all my virtual students also. And today is the last day where the lectures will be streamed on YouTube from Monday. Okay? So Sunday is a holiday. Okay. From Monday we will be shifting totally on the application, and Sunday is also an off for the office people. So make it sure आज तो कोई भी हालत में आपके जो भी टेक्निकल इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। ओके, आज का दिन तो बहुत ज्यादा खास है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपनीज एक्ट का अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। ये सारे फाउंडेशन के बच्चे मेरे ये 2 बोलने वाले हैं। घर पे बोलते थे कैसे? घर वाले डर जाते होंगे, क्या हो गया इस बच्चे को? एग्जैक्टली मम्मी बोलती थी क्या? चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। तो समझने की कोशिश करो, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको कल कही थी, आज मैं वापस से रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि आज ऑफिशियली हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में बस 2 ही सेक्शंस थे, 1 and 2। 1 तो बहुत इजी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट? कम ऑन टेल मी। द कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया। There is no one specific date for the commencement of the complete act. Sections को phase wise manner में commence करवाया गया था। Stop talking now. And lastly, इंडिया में किन किन लोगों को ये कानून applicable है? It applies to each and every। इंडिया में भी कंपनी को तो applicable होता ही है, which is incorporated under this act or under any previous company. Along with that, it is also applicable to insurance companies, banking company, companies involved in the generation or the supply of electricity, companies incorporated under special, and also applicable to body corporates as notified by the wonderful by the central government. Okay, very good Anjali। बट अब सेक्शन 2 में हमने दिए हैं बहुत सारे डेफिनेशंस। ऑफ कोर्स हमने सारे डेफिनेशंस नहीं किए हैं, मैंने जैसे आपको बताया। अब जब हम चैप्टर 2 से चैप्टर 10 की जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कुछ कुछ वर्ड्स का रेफरेंस आता है जिनको एक्ट में डिफाइन किया गया है, हम लोग ऑटोमेटिकली सेक्शन 2 पे स्विच होएंगे। जैसे कि आज जब मैं आपको प्रमोटर के बारे में बताने वाली हूँ, सबसे पहले ही हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं विद द वर्ड प्रमोटर। So promoter is been defined under section number 2। तो हम लोग वापस से सेक्शन 2 पे जंप करने वाले हैं। So मैं वापस से कहना चाहती हूँ, सारे डेफिनेशंस अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ा है। इनफैक्ट ये सारे डेफिनेशंस आप इंटर में कुछ और फाइनल में बाकी के कुछ करने वाले हो। हम लोग वही डेफिनेशंस देखने वाले हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है टू अंडरस्टैंड सेक्शन 1 टू सेक्शन नंबर 148। हमने पिछले 9 दिनों में सारे बेसिक प्रोविजंस देखे थे। कंपनी क्या होती है, कंपनी को समझने के लिए हमने कंपनी के फीचर्स देखे थे। अलोंग विद दैट वी ऑल्सो सॉ डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से कंपनीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। और फाइनली येस्टरडे वी सॉ अबाउट एन इलीगल एसोसिएशन। तो सारी बेसिक चीजें जो है आपकी कंपनी से रिलेटेड हमने देख ली थी इन दीज 9 days।
अब हम एक्चुअली एक्ट के कंटेंट की शुरुआत करने वाले हैं. दैट इज ऑफिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2. अब अगर आप इस चैप्टर नंबर 2 को गौर से देखते हो, दिस इज गिवन इन योर बुक, ओके, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, स्टार्ट होता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 3 and it goes up to section number 22. It goes up to section number 22. So basically it starts with section number 3 and it goes up to section number 22. कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी के क्या सारे एडवांटेजेस है ओवर अ पार्टनरशिप, ओवर अ सोल प्रोप्राइटरशिप, मे बी इवन ओवर अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये सारी चीजों को हमने फाउंडेशन और इंटर में देखा है. इनफैक्ट इंटर में तो मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीजों को कवर किया है. बट अब देखो, सपोज आपने डिसाइड कर लिया, आप इंडिविजुअल हो, ओके, और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है. अब कंपनीज एक्ट ये नहीं कहता है कि आप बिजनेस कंपनी की तरह करो. आपके पास तो एज एन इंडिविजुअल अनेक ऑप्शंस है. आप अकेले हो, आप सोल प्रोप्राइटी की तरह बिजनेस शुरू कर सकते हो. आप, आपके कुछ घर वाले हैं, कुछ दोस्त है, यू कैन हैव अ पार्टनरशिप फर्म, यू कैन हैव अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अब इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है LLP, लिमिटेड liability partnership, which is a combination of both a partnership firm and a private company. तो अब as an individual आपको खुद को डिसाइड करना है कि कौन से फॉर्म के द्वारा आप बिजनेस करना चाहते हो. इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं कंपनी के फीचर्स. सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने कंपनी के रूप में बिजनेस किया तो इसके क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं. तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है. मुझे पता होगा क्या हद तक मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. कंपनी में सेपरेशन होता है बिटवीन ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. साथ साथ कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स. ये सारी चीजों के बारे में आपने अब जान लिया है. एंड नाउ इट इज योर कॉन्शियस डिसीजन कि हाँ, अगर मुझे बिजनेस करना है, आई वॉन्ट टू डू बिजनेस एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब कंपनी तो पार्टनरशिप फर्म है नहीं. पार्टनरशिप में तो क्या, आज हमने और आपने डिसाइड कर लिया और तुरंत अगले ही पल हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं. बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी. वेयरएज अगर हम कंपनी को देखते हैं, माय डियर फ्रेंड, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जन्म रजिस्ट्रेशन से ही होता है. मतलब इनकॉर्पोरेशन से ही होता है. आपने और मैंने डिसाइड कर लिया तो ऐसे ही हमारी कंपनी नहीं बनती है. वी एक्चुअली हैव टू फॉलो द प्रोसेस एज लेड डाउन इन द एक्ट एंड देन द कंपनी इज क्रिएटेड. तो सपोज अब आपने डिसाइड कर लिया है बेसिक लेक्चर्स देख के कि हाँ मैम, मुझे अगर बिजनेस करना है तो कंपनी के रूप में ही बिजनेस करना है. तो अब यही जो कंपनी है, इसको आप फॉर्म कैसे करोगे, कितने लोग चाहिए, कम से कम 1, 2, 7, डिपेंडिंग अपॉन ओपीसी है, प्राइवेट है या पब्लिक कंपनी है. कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अब यही जो मेमोरेंडम है, यही जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी को फॉर्म करना पड़ता है. अब एक अकेला बंदा भी आज के जमाने में कंपनी को फॉर्म कर सकता है और इसी कंपनी को क्या कहते हैं, 1% कंपनी. बट प्राइवेट और पब्लिक के लिए आपको कम से कम 2 या कम से कम 7 लोग लगते हैं. तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए आप 1 या तो 2 या तो कम से कम 7 लोग इकट्ठा होंगे. ओके, और यही जो मेंबर्स है, ओके, उनको पता होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में. इनफैक्ट दीज मेंबर्स आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स. और जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, दीज सब्सक्राइबर्स बिकम द कंपनीज फर्स्ट मेंबर्स.
सपोज मैंने और आपने, हम 7 लोग हैं, मैं और आप 6 मिलकर एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हमने करनी है. वी विल प्रिपेयर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. राइट नाउ वी विल बी कॉल्ड एज द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. बट जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके बाद फर्स्ट सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स. और हर कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में आप बहुत सारा कंटेंट लिखते हो. जैसे कि मेमोरेंडम में कंपनी का नाम और कंपनी का काम, ये 2 मेन चीजें होती हैं, नाम और काम. ऑफ कोर्स उसके अलावा भी दूसरी चीजें होती है, डिटेल में हम इसी यूनिट में देखने वाले हैं. बट सबसे 2 मेन चीज होती है, कंपनी का नाम और कंपनी का काम. और यही काम कंपनी करेगी कैसे? ऑल द बायलॉज, बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट रेगुलेशंस और रूल्स लिखे जाते हैं कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. ठीक है. और फिर अगर आप कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो रहे हो, क्या आपको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो गया? इट्स नॉट लाइक अ पार्टनरशिप और अ सोल प्रोप्राइटरीशिप. पार्टनरशिप में तो हम कहते हैं फर्स्ट यू रिफर द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दैट्स अ जनरल लॉ. ओनली इफ योर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन यू रिफर द एक्ट. कुछ याद है आप लोगों को? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट वो जनरल लॉज, जिसका क्या मतलब था, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो ही आप एक्ट को रिफर करते हो. नहीं तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी? यू हैव टू रिफर द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू रिफर द बट कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है. अगर आप कंपनी हो तो ऐसे केस में आपको सारे के सारे 470 सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ प्रिविलेजेस है, एग्जेम्पशंस है, तो आपको सारे सेक्शंस नहीं लगेंगे. बट इन जनरल a company has to follow all the sections as are provided in the act, in the Companies Act 2013. और फिर आप कंपनी को करते हो इनकॉर्पोरेट. तो ये 1 या 2 या 7 लोग मिलकर आते हैं, एमओए बनाते हैं, एओए बनाते हैं, बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना जरूरी है, जो डिटेल्स देना जरूरी है एक्ट के हिसाब से, वो डिटेल्स देते हैं. और फिर वो आरओसी के पास जाते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए. आपकी कंपनी कोई भी टाइप की हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली भी कंपनी आप हो सकते हो, मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, विच इज अ सेक्शन 8 कंपनी. और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, आरओसी भी आपके कंपनी का नाम अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर कर देती है, जिसके बाद अ न्यू चाइल्ड इज बोर्न इन द आईज ऑफ लॉ. और ये जो बच्चा है वो है हमारा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको आप सारे फीचर्स लग जाते हैं. टॉप क्लास, जिसके शेयर्स ट्रांसफरेबल है, जहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन, जिसका होता है परपेचुअल सक्सेशन. आज के जमाने में कॉमन सील ऑप्शनल, लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, पर्सन होता है आर्टिफिशियल, और शेयर कैपिटल एंड सेपरेट लीगल. अब आपने एमओए एओए बना के कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर ली, बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एमओए एंड एओए इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 10. कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, बट आप तुरंत बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते हैं. इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट में थोड़ा सा गैप है. कमेंसमेंट के लिए 2 चीजों को कंप्लाई करना जरूरी है, जिसके बाद ही आप अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हो. कमेंसमेंट के प्रोविजंस बताए. अब बताओ, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, बिजनेस कर रही है, क्या ऑफिस होना जरूरी है? तो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में अगला पॉइंट कहता है. अब हो सकता है आपका बिजनेस बढ़ते जा रहा है,
You want to now expand your scope. You want to diversify. बट जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था, क्लासिक एग्जाम्पल देती हूं मैं, एप्पल कंप्यूटर्स लिमिटेड जब इनकॉर्पोरेट हुआ था, एप्पल कंप्यूटर्स के मेमोरेंडम में काम एक ही था, टू मैन्युफैक्चर एंड सेल कंप्यूटर्स. बट बाद में उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने सोचा, व्हाई ओनली कंप्यूटर्स? वी वांट टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ आवर कंपनी. हमें आईपैड्स भी बनाने हैं, आईपॉड भी बनाना है, आईफोन भी बनाना है, आई वॉच भी बनाना है, एयरपॉड्स भी हमें बनाना है. दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर स्कोप एंड नॉट लिमिट देमसेल्व्स ओनली टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स. बट एमओए जो हमने ऊपर बनाया था ना, ये सेक्शन नंबर 4 में, वो एमओए में तो काम लिखा है, नाम था एप्पल कंप्यूटर्स लिमिटेड, और काम था ओनली टू मैन्युफैक्चर एंड सेल कंप्यूटर्स. बट बदलते जमाने के साथ हम भी बदल रहे हैं, हमें हमारे तौर तरीके भी बदलने हैं और हमें हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड करना है. तो ये एमओए और एओए जो ओरिजिनली बनाया था, क्या आज हम उसको अल्टर कर सकते हैं? यस. तो इसी एमओए और इसी एओए को अल्टर करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो दिया गया है इन 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली. तो एमओए को अल्टर करना, सेक्शन नंबर 13. तो वो बताता है कैसे आप एमओए को अल्टर करोगे, और उसी को अल्टर करने के बाद आज एप्पल कंप्यूटर्स ने अपना काम का स्कोप काफी बढ़ा दिया है. तो अब आज वो ये सारे काम कर पाएगी जो ओरिजिनली वो नहीं कर सकती थी. अब ऑब्वियस सी बात है, तौर तरीके भी हमें बदलने पड़ेंगे या नहीं बदलने पड़ेंगे. तो इसीलिए हमने हमारे बायलॉज, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी अल्टर करने का अधिकार दिया है इन सेक्शन नंबर 14. जैसे ही आप एमओए एओए अल्टर करोगे, ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉपीज है एमओए और एओए की, उसको भी अपडेट करनी पड़ेगी. तो अगला ही सेक्शन जो है वो कहता है, कोई भी चेंज अगर किया है एमओए और एओए में, सेक्शन नंबर 15 कहता है आपको वो सारे एमओए और एओ को अपडेट करना होगा, और चेंज्ड जो प्रोविजन है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अब आपका नाम और आपका काम क्या एक दूसरे को मैच होना चाहिए. नाम में एप्पल कंप्यूटर्स, बट मैन्युफैक्चर कर रहा है कंप्यूटर्स, आईपॉड, आईफोन, एयरपॉड्स, आई वॉच, तो नहीं चलेगा ना. तो क्या नाम भी चेंज करना पड़ेगा. सेक्शन नंबर 16 बात करता है अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम इफ इट इज रिक्वायर्ड. तो इसलिए नाम बदला गया टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड. आप बोलोगे मैम विदेशी एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो, देसी दो. रिलायंस फ्रेश लिमिटेड. Reliance Fresh Limited was into the manufacture in the sense used to sell fresh fruits and vegetables in stores. तो जैसे अपना अभी सब्जी मंडी है, फ्रूट्स की मंडी है, ये सिटी एरिया में, मार्केट यार्ड में, रिलायंस फ्रेश ने क्या किया, सुपरमार्केट्स जैसे होते हैं वैसे टाइप के फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए दुकानें खोली. बट तब उन्हें लगा रिलायंस फ्रेश इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि जो गुड्स बेचे जा रहे हैं उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट है. सो दे इंक्रीज द स्कोप एंड दे थॉट, व्हाई ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी विल गो इनटू द कंप्लीट रिटेल सेगमेंट. हम चावल भी बेचेंगे, दाल भी बेचेंगे, साबुन भी बेचेंगे, फिर डिओड्रेंट्स भी बेचेंगे, टॉयलेटरीज भी बेचेंगे, हम सब बेचेंगे. और ये जो सुपरमार्केट है, अब हमने उसको बना दिया रिलायंस रिटेल लिमिटेड. काम बदला, नाम भी बदल गया. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? पक्का? अगर किसी आउटसाइडर को से रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करना है तो उसको पता होना चाहिए कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी क्या टाइप की है, मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. तो क्या वो कंपनी से एमओए और एओए के डिमांड कर सकती है? जी हाँ. एमओए एंड एओए आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दे आर नॉट सेंसिटिव. ऐसे कॉन्फिडेंशियल नहीं, अरे पता चल गया तो क्या हो गया, बर्बाद में. हर किसी को पता है रिलायंस क्या कर रहा है, समझ रहे हो? हर किसी को पता है इन्फोसिस क्या कर रहा है. तो इन्फोसिस क्या कर रहा है पता होने से आप नारायण मूर्ति नहीं बन जाते हो.
समझने की कोशिश करो. अरे yes or no guys? So these are public documents. There is nothing secretive or sensitive in these documents. आपको जो कंपनी का MOA और AOA पढ़ना है ना, आप पढ़ सकते हो by giving some nominal amount of fees. That is possible. अच्छा, स्कोप बढ़ाया मैंने. चलो स्कोप, जैसे कि पहले SPC was a partnership, then it got converted into an LLP, now it got converted into a private company. कल जाके हमें IPO के लिए आना है. क्या IPO प्राइवेट कंपनी कर सकती है? तो क्या हमें पहले अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना होगा पब्लिक कंपनी में? इसी कन्वर्शन के बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 18 में. फिर 19, 20, 21 और 22 कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है जो बताते हैं. पहली बात तो 19 ये बोलता है कि आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है. इट्स द होल्डिंग कंपनी हु हैज कंट्रोल ओवर द सब्सिडरी. वापस से सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती. 20 बात करता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अगर कंपनी को अपने मेंबर्स से बातचीत करनी है, मेंबर्स को कंपनी से बातचीत करनी है, तो कैसे ये डॉक्यूमेंट को सर्व किया जाता है. 21 बात करता है ऑथेंटिकेशन के बारे में. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है? मतलब वो एक कठपुतली है. जरूर कंपनी के नाम पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट कंपनी क्या खुद ट्रांजैक्शंस करती है? करवाए जाते हैं उसके नाम पे ट्रांजैक्शंस. तो ऑब्वियस सी बात है खुद कंपनी तो साइन नहीं करती है. कौन करेगा कंपनी के नाम के डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट? वो दिया है सेक्शन नंबर 21. इतना इजी भी नहीं है, उसके भी बहुत सारे बच्चे हैं. कॉमन सील है, कॉमन सील नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दैट. दो डायरेक्टर्स विद सील और डायरेक्टर्स विद कंपनी सेक्रेटरी, अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन है डिपेंडिंग अपॉन टू थिंग्स, वेदर द कंपनी हैज अ कॉमन सील और नॉट एंड द कंपनी हैज अ कंपनी सेक्रेटरी और नॉट. तो वो हम 21 में डिटेल में देखेंगे. और लास्ट, अगर कंपनी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक्स को अगर नेगोशिएट करना है, इशू करना है, बनाना है, तो फिर कौन करेगा? कंपनी के नाम पे. बिकॉज कंपनी क्या अपने नाम पे एसेट्स बना सकती है? अपने नाम पे क्या लायबिलिटीज इनकर कर सकती है? अब ऐसे केस में अगर अपने नाम पे कंपनी लायबिलिटीज इनकर कर सकती है, अपने नाम पे अगर एसेट्स बना सकती है, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस इज कंपनी कैन ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम. Company can issue checks in its own name, and that is why, my dear friends, you should know who is going to execute all these negotiable instruments in the name of the company, जो बताया गया है सेक्शन नंबर 22 में. So basically सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करता है. बेसिकली रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन. सो बेसिकली चैप्टर का नाम ही अपने आप में क्लियर है, इनकॉर्पोरेशन एंड ऑल द मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू. तो ये पूरा चैप्टर 2 का जो जर्नी है, इट इज टॉकिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड ऑल दीज थिंग्स कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं उसी के बारे में दिया गया है अंडर चैप्टर नंबर 2. ओके, सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 is chapter number 2 relating to incorporation of a company and the matters incidental thereto. सबसे पहले तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए 1, 2 या 7 लोग लगते हैं. फॉर्म कौन करता है? कंपनी के मेंबर्स. ओके, यही मेंबर्स बनाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. एमओए एओए तो आप कंप्लाई करोगे, बट आपको एक्ट को भी कंप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद आप इनकॉर्पोरेट करोगे कंपनी को. ये इनकॉर्पोरेशन हो सकता है ऑफ अ कंपनी विच इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव, हो सकता है इवन फॉर अ चैरिटेबल पर्पस. जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है और आपकी कंपनी को रजिस्टर किया जाता है और हो जाता है टॉप क्लास. यही एमओए और एओए का इफेक्ट क्या है? कब से कंपनी बिजनेस कमेंट कर सकती है? वो 10 और 11 में दिया गया है.
अब कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई है, क्या कंपनी को लगेगा अपना खुद का ऑफिस? अरे लगेगा या नहीं? जहां से वो धंधा करेगी अपना, हाँ है ना? अब हो सकता है स्कोप बढ़ाना है, नेचर बढ़ाना है, एक्सटेंड बढ़ाना है, तो इसलिए हम एमओए को अल्टर कर रहे हैं। तौर तरीके काम करने का बदलना है, आर्टिकल्स को बदल रहे। स्कोप अगर बढ़ाया, हो सकता है नाम भी चेंज करना पड़े। एप्पल का और रिलायंस फ्रेश का एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? आपके नाम को भी अल्टर करोगे। अगर किसी ने एमओए या एओए मांगा, तो आपको एमओए और एओए की कॉपी देनी पड़ेगी। स्कोप इतना बढ़ गया, अब आपको प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करना है या ऐसा कुछ कन्वर्जन करना है, तो ऐसे केस में कन्वर्जन से रिलेटेड 18 में दिया गया है। और 19, 20, 21, 22 मिसलेनियस, जहां पर 19 कहता है सब्सिडी कंपनी होल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अगर कंपनी को मेंबर्स से या मेंबर्स को कंपनी से बातचीत करनी है, तो वो कैसे बातचीत करेगी। 21 ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करती है ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड 22 एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो ऐसी हमारी जर्नी रहने वाली है 3 से लेकर 22 तक के सेक्शंस की। यस और नो गाइज? चलो शुरू करते हैं विद द एक्चुअल सेक्शन। देन लेट्स स्टार्ट। I think it's on page number 2.1. आने दो ना सेक्शन 19 पे, बहुत टाइम है उसको। ये तो सिर्फ मैंने हल्की सी झलक दी है कि कौन से सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सेक्शन थोड़ी ना पढ़ा है मैंने, अभी तक एक भी सेक्शन नहीं पढ़ाया है आपको। आ जाइए यहां पर, कहां पर? यहां पे पेज नंबर 2.1। ओके, अभी भी इतने सारे बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, डोंट वॉच द लेक्चर ऑन YouTube, प्लीज स्विच टू द एप्लीकेशन। मंडे से आप क्या करोगे फिर बेटा? ऐसे मत कीजिए, अच्छे बच्चे हो ना आप। एप्लीकेशन पे देखो लेक्चर, YouTube पे मत देखिए प्लीज। आपको पता तो होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, पार्थ में बाद में लिखाती हूं, ये जो मैंने आपको बताया वो बाद में लिखाती हूं, पहले आप समझ लो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सी, बहुत सारी चीजें अब मैं आपको बताने वाली हूं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर. So I really request you all to pay attention. Everyone, firstly, please sit straight like good children. चलो अच्छे बच्चों की तरह बैठो and suspend whatever you all are doing. अब देखो, one day when Ratan Tata was traveling, his car stopped at a signal. और उसी सिग्नल पे there was a moped, a bike, जिसपे 4 जन थे, मतलब मम्मी पापा और 2 बच्चे, एक बच्चा आगे बैठा हुआ, एक मम्मी के गोद में बैठा हुआ. And that time he got the thought that really इंडिया में क्या कार बाय करना इतना बड़ा चैलेंज है, और अगर हाँ, I should start the manufacturing of cars which could be affordable to the common man, which could be affordable to the common man. अब देखो, उनके मन में आया वो आइडिया, उनके मन में आया वो आइडिया. अब जैसे ही आइडिया आया, अब तो उन्हें रुकना नहीं था. Now he started to take all those actions which were necessary in order to incorporate the company. सबसे पहले क्या आया दिमाग में? आया वो आइडिया, दिमाग में आया वो आइडिया. और जैसे ही वो आइडिया आया, what did he start to do? He started to take all those actions which were necessary in order to incorporate the company, जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. कंपनी का मेमोरेंडम बनाना, आर्टिकल बनाना, कम से कम 2-7 लोगों का होना in order to incorporate a private or a public company as the case may be.
बस कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, तुरंत बिजनेस तो शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी को काम करने के लिए लगते हैं बहुत सारे पैसे। सही या गलत? लैंड खरीदने के लिए, हैवी प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए, अरे पैसे लगेगा या नहीं लगेंगे? तो फंड्स इकट्ठा करना, यही फंड से अब अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना, और अब जैसी फैक्ट्री सेटअप होती है और हमारे गुड्स बनते हैं, अब हम कह सकते हैं कि हम हमारे पैरों पे खड़े हो चुके हैं और गुड्स को बेच के अब हम बिजनेस करेंगे। सो बेसिकली नाउ वी हैव स्टार्टेड टू कमेंस आवर बिजनेस। तो उस जमाने में या उस वक्त के लिए हम कह सकते हैं कि रतन टाटा जो है वो थे इस कंपनी के प्रमोटर, वो थे इस कंपनी के प्रमोटर। बेसिकली जब कभी भी नए कंपनी की शुरुआत होती है, नए कंपनी की, तो धीरे धीरे हम लोग देखने वाले हैं व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग कंपनीज एंड एवरीथिंग। अभी तो हम लोग स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। जब कभी भी नए कंपनी की शुरुआत होती है, जिस पर्सन को इस कंपनी के बारे में आइडिया आया, हर वो कोई स्टेप किया उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, फंड्स रेज करवाए और कंपनी का बिजनेस कमेंस किया। एंड ऑब्वियसली अगर मैं कोई कंपनी की फाउंडर होती हूं ना, आई ऑलवेज हैव अ स्टेक इन दैट कंपनी। तो जैसे कि अगर सर ने और मैंने एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया, मे बी वी आर द शेयर होल्डर्स ऑल्सो एज वेल एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी पर्सन का सपना है कोई चीज करना, वो दूसरे के हवाले नहीं कर देता इतने आसानी से। ही हैज द होल्डिंग ऑल्सो एज वेल एज मैनेजमेंट पावर्स ऑल्सो। ओके, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, उस जमाने में हम कह सकते हैं कि रतन टाटा जो है वो है इस कंपनी के प्रमोटर, वो है इस कंपनी के वो है इस कंपनी के बेसिकली ऐसा कोई भी व्यक्ति, nobody is going to write down anything, writing part will be done later on, पहले आप सिर्फ सुन लो। कोई भी ऐसा व्यक्ति, a person will be known as the promoter, will be known as the promoter। When will this person be known as the promoter? When he gets a business idea। जिस दिन वो उस सिग्नल पे खड़े थे और उन्होंने उस फैमिली को उस मोपेड पे देखा, उनके दिमाग में वो आइडिया आ गया कि नाउ आई शुड बी मैन्युफैक्चरिंग अ कार विच कुड बी अफोर्डेबल बाय द कॉमन मैन। वो रेवोल्यूशनरी थॉट ही आना, उसी समय से हम कह देते वो बंदा इस कंपनी का प्रमोटर बन गया है। Okay, so basically this person, he gets a business idea, he gets an idea। अब आइडिया आया, क्या बात खत्म हो जाएगी? अरे आइडिया आया, क्या बात खत्म हो गई? थॉट आया, क्या भूल गए रतन टाटा जी? एंड देन what did he do? He took all the necessary steps which were necessary to incorporate a company। तो basically he decides to form an business organization and this business organization is in the form of a company। तो आपको पता होना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरीशिप के रूप में बिजनेस किया तो क्या गुड क्या बैड, पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस किया क्या गुड क्या बैड, एलएलपी के रूप में बिजनेस किया क्या गुड क्या बैड, और अगर कंपनी के रूप में बिजनेस किया, आइडिया आ गया बट अभी तक ये थोड़ी ना डिसाइड हुआ है सोल प्रोप्राइटरीशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, अभी तक ये थोड़ी ना डिसाइड हुआ है। बस इतना थॉट आया है, आई वांट टू मैन्युफैक्चर अ कार इन इंडिया व्हिच कुड बी अफोर्डेबल बाय द कॉमन मैन। एंड देन वी डिसाइड, गेट्स एन आइडिया एंड देन डिसाइड्स टू फॉर्म
and organization. And this organization that we are going to learn in this whole act is in the form of a company. Is in the form of a company. अगर वो पार्टनरशिप सोचते तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता, एलएलपी सोचते तो एलएलपी एक्ट अप्लाई हो जाता. आज उन्होंने क्या सोचा है, ये बिजनेस वो करना चाहते इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और अब क्या, एक बार डिसाइड कर लिया करना क्या है और किस फॉर्म में करना है. करना क्या है, कार मैन्युफैक्चर करनी है, विच कुड बी अफोर्डेबल बाय द कॉम. और करना कौन से रूप में है, कंपनी के रूप में. अब रतन टाटा जी क्या करेंगे, ऑल नेसेसरी स्टेप्स लेंगे इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी. सो दिस पर्सन गेट्स एन आइडिया and decides to form an organization, and this organization is a company form of organization, will now take all the necessary steps to incorporate the company. To incorporate the company. तो कौन से सारे नेसेसरी स्टेप्स है, अरे वही तो देखना है ना यूनिट नंबर 2 में. सब्सक्राइबर्स को लाना, कम से कम 1, 2 या 7, एमओए बनाना, एओए बनाना, बाकी के डॉक्यूमेंट्स बनाना, आरओसी के पास सबमिट करना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पाना. यही तो सारी चीजें लिखी है ना इस चैप्टर नंबर 2 में. तो ये बंदा सारी की सारी चीजें करेगा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए. बट आज कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, चलो एक सेपरेट पर्सन बॉर्न हो गया. बट बॉर्न हो गया इसका ये मतलब नहीं बिजनेस कमेंस हो गया. से 4 साल बाद आप सीए बन जाते हो. 4 साल बाद आप सीए बन जाते हो, आपको डिग्री मिल गई सीए की. अब जैसे ही आपको डिग्री मिल गई, क्या बाकी की पूरी जनता आपके पास आएगी और कहेगी नहीं नहीं यार बेटा, आपने 5 साल जवानी के कुर्बान किए हैं, मेरी तरफ से ये लाख रुपए ले लो. माँ बाप कहेंगे चलो चलो बेटा आपने इतना सैक्रिफाइस किया, ये 5 लाख रुपए आप रख लीजिए. आपके रिलेटिव्स आएंगे कहेंगे बेटा आप टेंशन मत लो, ऑफिस मेरे तरफ से. क्या ऐसा होने वाला है, इतना सैक्रिफाइस, मतलब 5 साल जवानी के आपने कुर्बान किया, और क्या बड़ा सैक्रिफाइस हो सकता है. क्या ऐसा होने वाला है. सीए डिग्री मिलना एक पहलू है, बट अब डिग्री को इस्तेमाल करके अपने नाम पे पैसे कमाना दूसरा पहलू है. जस्ट बिकॉज यू गॉट द डिग्री, लोग आके आपको पैसा नहीं देने वाले हैं. आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आप जॉब लेते हो या प्रैक्टिस करते हो, या इट मे ऑल्सो हैपन यू वांट टू डू बिजनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू. अरे बट कुछ करना पड़ेगा या नहीं. कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, अपने आप क्या धंधा चालू हो जाएगा. अरे बोलो ना, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले पैसा लाना पड़ेगा, फंड्स रेस करने पड़ेंगे. उसी फंड से मैं लैंड खरीदूंगी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करूंगी, उनको ट्रेनिंग दूंगी. अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से मैं टाई अप करके छोटे छोटे कार के पार्ट्स का डील करवाऊंगी, यहां पे असेंबली करवाऊंगी, डीलर्स से बात करूंगी, और फिर गाड़ी मैन्युफैक्चर होके सेल होगी, और सेल होने के बाद मुझे पैसा मिलेगा. तो ये सारे स्टेप्स जो बंदा कर रहा है, बच्चों को लगता है कि ये बंदे ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया मतलब काम खत्म. नहीं, इनफैक्ट वहां से काम शुरू होता है. मतलब हु आर पेरेंट्स, पेरेंट्स आर नॉट दोज पीपल हु गिव यू बर्थ. बर्थ देना is just the first step of parenting. Giving birth to a child is just the first step of parenting. In fact, वहां से आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी शुरू होती है, जो आज तक में भी खत्म नहीं हुई है, और तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगे कि अब आप आपके पैरों पे खड़े हो चुके हो. वैसे ही प्रमोटर हर वो कोई स्टेप तो लेगा ही कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए. इस केस में हमारा प्रमोटर हमारा फाउंडर भी है.
बाद में मैं आपको सिखाने वाली हूं फाउंडर और प्रमोटर कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होता है, बट स्टेप बाय स्टेप इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स अ प्रोसेस। सब कुछ एक साथ आपको नहीं पता हो सकता है, सो भरोसा रखिए, सही स्टेज पे परफेक्ट नॉलेज जो है वो आपको बता दूंगी। तो अब ये बंदा जो है हर वो कोई स्टेप तो करेगा ही इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। तो मैंने आपको बता दिया कैसे सारे स्टेप्स ऑलरेडी बता दिया। 1, 2 या 7 लोगों को लाना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, एमओए बनाना, एओए बनाना, आरओसी को प्रिस्क्राइब फीस देना, और फिर होती है आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट। बट इनकॉर्पोरेट होने के बाद यहां पे पर्सन का काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद ही विल रेज फंड्स एंड देन द बिजनेस विल कमेंस। He will incorporate the company, he will raise the funds, and then the business will commence. ये सारी चीजें करने वाला जो व्यक्ति है उसी को हम कहते हैं एज अ प्रमोटर, उसी को हम कहते हैं एज अ प्रमोटर। बट अब देखो, हो सकता है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने सोचा कि उन्हें ऐसा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है। हर वो कोई स्टेप्स किए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए, बिजनेस को कमेंस करने के लिए, तो मान लिया चलो उस टाइम के वो कंपनी के प्रमोटर थे। बट आज देखो, समझने की कोशिश करो, प्रमोटर एंड दीज पीपल वर ऑल्सो द फाउंडर्स and are the founders and will always remain the founders. फाउंडर मतलब नाम में लिखा है जो कंपनी को बनाता है, फॉर्म करता है, जिसने सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है और किया है थ्रू अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप 100 साल बाद भी पूछोगे ना कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है, आपका जवाब एक ही होने वाला है, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। नहीं आई बात समझ में? आप पूछोगे गूगल इनकॉर्पोरेशन के फाउंडर कौन है, लैरी पेज। कोई भी एग्जांपल ले लो यार, इंफोसिस लिमिटेड के फाउंडर कौन है, नारायण मूर्ति। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर कौन थे, धीरूभाई अंबानी। डिड यू अंडरस्टैंड? बट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है, ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है। ये जो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है वो प्रमोटर को कुछ अलग तरीके से डिफाइन करती है, और क्यों डिफाइन करती है उसके पीछे भी एक मकसद है। इनिशियली मैंने आपको बताया था शब्द एक है माइनर, बट अलग अलग एक्ट्स में माइनर शब्द को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है माइनर मीन्स अ बच्चा हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। मैरिज से रिलेटेड कहा है माइनर्स कैन नॉट गेट मैरिड एंड यू आर अ माइनर टिल यू आर 21 इयर्स ऑफ एज। वोटिंग के लिए कहा है ऑल मेजर्स हैव द राइट टू वोट मीन्स अ माइनर कैन नॉट वोट एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। 3 अलग अलग कानून में माइनर को 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। शब्द एक ही है बट उसके मतलब 3 अलग अलग कानून में क्या अलग अलग है, और लेमैन लैंग्वेज में माइनर कुछ और ही हो सकता है हमारे लिए। समझने की कोशिश करो, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हर एक्ट में जब हमने माइनर शब्द को डिफाइन किया, हमने एक्ट के ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए उस शब्द को डिफाइन किया। हम ऐसे लिटरल वे में कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब क्या सरकार ऐसा कहना चाहती है कि भाई आप देश तो चला लोगे 18 पे बट घर नहीं चला पाओगे 18 पे, क्या ऐसा मतलब होता है सरकार का? हाँ, ऐसा मतलब नहीं होता है। ओके, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमने शब्दों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, और जब हमने कंपनीज एक्ट में प्रमोटर वर्ड को डिफाइन किया है, हम डेफिनेशन के पीछे एक मकसद रखते हैं, और मकसद ये था कल जाके अगर इस कंपनी में कुछ भी कांड हुआ ना तो ये वो बंदा है जिसको हम सजा देने वाले हैं, ये वो बंदा है जिसको हम सजा देने वाले हैं। इसलिए हर बार हम ये नहीं कह सकते कि फाउंडर ही प्रमोटर रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर अग्रीड धीरूभाई अंबानी है,
बट आज क्या धीरू भाई अंबानी है? कल जाके रिलायंस में कुछ कांड होगा, हम क्या धीरू भाई अंबानी को जेल भेजेंगे? अरे बोलो ना, हम किसको जेल भेजेंगे? मुकेश अंबानी. Because now we are going to look into the definition of a promoter. और अब आप जानोगे आज की करंट promoter according to the definition of Companies Act 2013. मैं layman language की definition की बात नहीं कर रही हूँ. Now we have stepped into the world of the Companies Act 2013. उसके हिसाब से मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, लेमैन लैंग्वेज में हमारी क्या समझ है, उससे आप कंपेयर मत करो, बावले हो जाओगे आप. Okay, you have to step into the shoes of law. You can't bring law into your world. Okay, so don't apply your morals, don't apply your principles in the world of law. What you feel may not be the law, and ethics is not at all law. ठीक है? Yes or no, guys? तो अब देखो, who is the promoter according to the Companies Act 2013? सबसे पहली बात तो this is according to the definition under the Companies Act 2013. तो अगर मैं ये प्रमोटर की बात करती हूं, ओके, as defined मतलब कौन सा सेक्शन होगा? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69. प्रमोटर की डेफिनेशन में लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. कहता है एनी पर्सन. आओ ना यहां पे, इसी पेज पे 2.1 पे. A promoter is defined under section number 2 clause 69. A promoter means a person, means a. जब मैं पर्सन कहती हूं, क्या ये पर्सन नेचुरल हो सकता है और क्या ये पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है? मैं बताने वाली हूं आपको, डोंट वरी. और 15 मिनट इसी शब्द के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं. मतलब आप सोचो कितने गहराई में हम जा रहे हैं. एक शब्द के ऊपर हम आधा घंटा डिस्कशन करने वाले हैं. देखो, अ पर्सन, आपको फैन का या एसी का कुछ भी इशू है ना, मेरे को ना बोलते हो, आप अमर को डायरेक्टली बोल सकते हो. अमर तू क्लास पे ध्यान देना यार. अभी ठीक है, झगड़ो मत. ठीक है. और कुछ बेटा, किसी को फैन बंद चालू क्या करना है? बंद कर दो वो फैन. वहां पे आपको कुछ करना है बेटा? आप तो सॉर्टेड हो. और कुछ लाऊं? चाय, नाश्ता, पानी, पॉपकॉर्न, पिक्चर भी दिखा देती हूँ, पेपर भी आपके लिए मैं ही लिख देती हूँ. इतना क्यों कष्ट कर रहे हो? तो अब सुनो, पहली बात तो, अ प्रमोटर कैन ईदर बी अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन हु हैज बीन नेम्ड in the prospectus as the promoter, or who has been identified in the annual return as the promoter. Annual return is a provision that you will learn in chapter number 7, section number 92, जिसमें एक फॉर्म होता है MGT 7. और इसी MGT 7 में आप ROC को डिक्लेयर करते हो. कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स क्या है, और इनके शेयर होल्डर की पैटर्न क्या है. ये सारी चीजों के बारे में आप MGT 7 में लिखते हो. हर साल MGT 7 आपको सबमिट करना पड़ता है ROC को विद इन 60 डेज ऑफ योर एनुअल जनरल मीटिंग का कंक्लूजन. सो बेसिकली जो बंदे का नाम आपने आपके एनुअल रिटर्न में दिया है एज अ प्रोमोटर, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, उसी बंदे को कहेंगे एज द प्रमोटर. या जिस बंदे का नाम आपने लिखा है एज द प्रमोटर इन योर कंपनीज प्रोस्पेक्टस,
will be considered as the promoter. अच्छा, एक सवाल मेरा है आगे जाने के पहले. यहां पे लिखा है promoter means any person. A promoter means any person. Agreed. It could be natural or artificial person. But can there be more than one person who is called as the promoter of the company? Yes. How come you came to the conclusion yes? Okay, fine. आपने एग्जाम्पल से कंक्लूजन पाया कि फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों थे कंपनी के प्रमोटर्स. ऑफ कोर्स फाउंडर तो थे ही, और प्लस वो उस टाइम पे प्रमोटर भी थे. दोनों का आइडिया था मिलकर, दोनों ने हर वो कोई स्टेप किया ताकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए. दोनों ने मिलकर फंड्स रेज किए और दोनों ने मिलकर उस कंपनी को ऐसे स्टेज पे लाया कि कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है. एक से ज्यादा बंदा है. बट अब सवाल होता है, मैम लीगली बताओ, लीगली कि कैसे एक से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां पे तो पर्सन लिखा है. देखो मैं आपको और एक एक्ट पढ़ाने वाली हूं, जनरल क्लॉजेज एक्ट. जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन नंबर 13 जो है ना, सेक्शन नंबर 13, वो दो चीजों के बारे में बात करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 13. फर्स्ट एस्पेक्ट जिसके बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 13, वो ये है, द मैस्कुलाइन जेंडर इंक्लूड्स द फीमेल्स एंड वाइस वर्सा, एंड सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड वाइस वर्सा. देखो हमने कुछ सेक्शंस किए हैं, जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 8 किया है. ओके किया है या नहीं? तब मैंने आपको ना सेक्शन नंबर 8 जब हमने किया था, इसी चैप्टर में है सेक्शन नंबर 8. सेक्शन नंबर 8 में, हाँ ये रहा, ये सेक्शन नंबर 8 हमने किया था. तब हमने फाइन और पेनाल्टी का भी डिफरेंस देखा था. अरे देखा था या नहीं देखा था? अब यहां पे तो जनरली लिखा है कि डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन. कहीं कहीं पे ऐसे लिखा है ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन. ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन. सपोज कोई लेडी डायरेक्टर है, वो कह रही है नहीं नहीं जज साहब देखो ये सेक्शन क्या कहता है, ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन. मतलब ये सेक्शन तो मेरे को अट्रैक्ट ही नहीं करता है. कल जाके कुछ कांड भी अगर मैंने किया तो मेरे को फाइन नहीं लगेगा या मेरे को जेल नहीं होगी, वही डायरेक्टर्स को जेल होगा या वही डायरेक्टर्स को फाइन लगेगा जो मेल डायरेक्टर्स है. देखो देखो, ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन, ही शैल बी सेंट टू जेल. तो क्या ऐसा होता है? तो जज साहब कहे कि बेटा रुक जा, ये तो हमारा कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है, बट कोई भी एक्ट को पढ़ते कैसे है? द लॉ ऑफ ऑल लॉज, सारे लॉज का बाप हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट, जिसका सेक्शन 13 कहता है द मैस्कुलिन जेंडर विल इंक्लूड द फेमिनाइन, मींस ही विल ऑल्सो इंक्लूड शी. सो बेसिकली चाहे डायरेक्टर मेल है या फीमेल है, फर्क नहीं पड़ता. और अगर आपने ऐसा कुछ कांड किया तो आपको फाइन भी लगेगा और आपको जेल भी जाना होगा. सिमिलरली वही सेक्शन 13 का और एक पॉइंट कहता है सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड वाइस वर्सा. भले ही यहां पे लिखा हुआ है प्रमोटर की डेफिनेशन में दैट द प्रमोटर इज अ पर्सन, इज अ पर्सन, इज अ पर्सन. पर्सन इंक्लूड्स पर्सन्स. पर्सन सिंगुलर है, पर्सन्स प्लूरल मतलब एक अनेक. तो बेसिकली इवन इफ इट इज रिटन पर्सन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पर्सन. ये कंपनीज एक्ट ने नहीं कहा है, सारे लॉज के बाप ने, जीसीए ने कहा है सेक्शन नंबर 13, दैट पर्सन शैल ऑल्सो इंक्लूड पर्सन्स, जिसके तहत हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि एक कंपनी के एक से ज्यादा प्रमोटर हो सकते हैं, हुए भी है. और मैं आपको प्रैक्टिकली बताने भी वाली हूं. तो उस टाइम पे जब उन्होंने फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया, दोनों को भी माना जाएगा कंपनी के प्रमोटर. एक को नहीं, दोनों को कंसिडर किया जाएगा एज द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. तो पहली बात तो एकदम सॉर्टेड है. फर्स्ट पॉइंट, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है. जिस बंदे का नाम, बंदा मतलब बंदी भी हो सकती है, जैसे नायिका,
सो जिस बंदे का नाम, सो मैस्कुलाइन इंक्लूड्स फेमिनाइन, सो जिस पर्सन का नाम लिखा गया है आपके प्रोस्पेक्टस में, ओके या जिस पर्सन का नाम लिखा गया है आपके एनुअल रिटर्न में, उसी पर्सन को कंसिडर किया जाएगा एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट तरीका कोई भी कंपनी का प्रमोटर कहलाए जाने का, दैट दिस पर्सन वन इज नेम्ड in the prospectus, या तो फिर named in the annual return। खुद का दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है, जो बंदे का नाम लिखा है प्रोस्पेक्टस में और एनुअल रिटर्न में, उसी पर्सन को माना जाएगा एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सेकेंड पॉइंट कहता है ये पर्सन के पास कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये पर्सन के पास कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर और अदरवाइज। कितना ब्रॉड स्कोप है इस कंपनी पे, इस पर्सन का है कंट्रोल, चाहे हो एज अ डायरेक्टर या चाहे हो एज अ शेयर होल्डर या अदरवाइज, चाहे ये कंट्रोल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, फर्क नहीं पड़ता, आपको माना जाएगा एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली यू हैव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द company. This control can either be direct or it can be indirect, and this control can either be as a shareholder or as a director or otherwise, does not make a difference। ये देखिए, एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर्च, ये देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पूरा डेटा आपके आंखों के सामने, ठीक है, ये सब ठीक है, करंट प्राइस 2530, हाई लो, ठीक है, इससे हमारा लेना देना नहीं। आप इधर आओ, पियर कंपटीशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखिए, आप यहां पे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर्स कौन है। अब अगर आप देखोगे, एक से ज्यादा प्रमोटर्स है, ये देखिए एक से ज्यादा, और ये एक से ज्यादा में आपको दिख रहा है कुछ नेचुरल है और कुछ पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का है क्या, नेचुरल पर्सन का है क्या। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, प्रमोटर मीन्स अ, लिखा है प्रमोटर मीन्स अ नेचुरल पर्सन, पर्सन कुड बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसमें आपको ना अंबानी, हाँ ये देखो, ये रहा मुकेश अंबानी, उनकी बाइक, मतलब बीवी, उनकी जो बीवी है, बाइको मतलब बीवी होता है मराठी में, नीता अंबानी, ईशा उनकी बेटी, आकाश और अनंत उनके 2 लड़के, ऑल दीज। क्या हुआ, अभी है ना, अभी है ना, ये है अकॉर्डिंग टू 2022 होगा, ये जून 2022। सो वी आर नॉट लुकिंग इनटू प्रीवियस ना, वी आर लुकिंग इनटू लेटेस्ट। लास्ट कॉलम देखो, जून 2022, अभी कहां गया अनंत, ये रहा, अब देखो है ना, ये 0.12 इज ऑल्सो वेरी बिग अमाउंट। बट पते की बात क्या है, आप देखिए ना, इसमें क्या नेचुरल पर्सन्स के साथ साथ, अरे किधर चले गए ये लोग, ये रहे, इसमें क्या नेचुरल पर्सन के साथ साथ
आर्टिफिशियल पर्सन को भी माना गया है एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। कल जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ कांड हुआ, अब धीरूभाई अंबानी जो फाउंडर थे उनको जेल भेजोगे या मुकेश अंबानी एंड फैमिली को जेल भेजोगे? The reason behind defining the word promoter was we wanted to make these people accountable. कल जाके कुछ कांड हुआ तो हमें पता है प्रमोटर और ये प्रमोटर ग्रुप को हम सजा देंगे। ये नेचुरल व्यक्ति भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। उस जमाने में ऑफ कोर्स यस, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तब धीरूभाई अंबानी फाउंडर के साथ साथ प्रमोटर भी कहलाए जा रहे थे, बट आज वो नहीं है। आज कोई और आ गया है उनकी जगह पे। आज भी फाउंडर वही है, आज भी फाउंडर वही है, बट प्रमोटर है ये सारे लोग, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल एज वेल एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? और यही कंट्रोल जो है आपका डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट हो सकता है, ईदर थ्रू शेयर होल्डिंग और थ्रू डायरेक्टर्स। और समटाइम्स देखो यहां पे सब जगह और लिखा है, मतलब सब कंडीशन पूरे करने या एक आधा भी कर दिया तो माना जाएगा प्रमोटर। और लास्ट, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। बहुत बार ऐसा होता है आप कंपनी के शेयर होल्डर भी नहीं हो और डायरेक्टर भी नहीं हो, बट ये ग्रुप में वही होता है, इस कंपनी में वही होता है जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो। तो ऐसे व्यक्ति को भी माना जा सकता है एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे यस और नो गाइज? सो मे बी इट माइट हैपन सर और मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, बट इस कंपनी में वही होता है जो सर के पिताजी चाहते हैं। सो बेसिकली वी डू एंड वी बिहेव इन द मैनर सर's father wishes to. So we are accustomed to act according to Sir's father's wishes. So along with us, even he will be considered as the promoter. उनका ऑफिस में खौफ है, उनके आगे आपको पता होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, उनके आगे कोई सवाल नहीं कर सकता है, मैं तो छोड़ो सर भी नहीं, तो मेरी तो दूर की बात है। सो बेसिकली वही होता है, आज भी वही होता है जो पापा चाहते हैं। आज भी घर की तिजोरी की चाबी उनके पास ही रहती है, एकदम कमर पे लटकी हुई, सच में। और 5,000 भी चाहिए ना, पापा के पास जाना है, सर के पास नहीं जाना है, पापा डिसाइड करेंगे। सो बेसिकली घर भी, ये तो घर की बात हो गई, बट कंपनी में भी वही होता है जो सर के पिताजी चाहते हैं। तो हो सकता है सर के पिताजी डायरेक्टर नहीं है ऑफिशियली, सर के पिताजी शेयर होल्डर नहीं है ऑफिशियली, बट अभी भी वही होता है एसपीसी में जो सर के पिताजी चाहते हैं। ही विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सो दिस डेफिनेशन इज रियली वास्ट। कल जाके कुछ कांड हुआ तो तीनों फंसेंगे, समझ रहे हो आप? बेटा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के लिए कंपनी का होना जरूरी है ना, पर्सन का होना जरूरी नहीं है। तो भले ही सर के पिताजी का हमारे अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है, बट होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कंपनीज के बीच में होता है, समझ रहे हो? पर्सन का कंपनी के साथ होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता नहीं हो सकता है। सो ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी, ही इज नॉट अ कंपनी, ही इज एन इंडिविजुअल। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट ये कहता है that if the board of directors, तो SP और AP, we are accustomed to act according to the directions of father. So he will also be considered as the promoter of Swapnil Patni's Classes Private Limited. So board of directors are accustomed to act. अब यहाँ पे एक्चुअली मैं एक्ट विथ स्मॉल ए लिख लेती हूँ, नहीं तो एक्ट विथ स्मॉल कैपिटल ए लिखोगे तो आप बोलोगे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। एक्ट मतलब ये एक्शन ही है, हमारे एक्शंस
किन के ऊपर डिपेंड होता है? पापा के ऊपर. So board of directors are accustomed to act according to his advice or directions. Then in that case he will also be considered as the promoter of our company. Getting this or no, my dear friends? Sure, 100%. क्या promoters बदल सकते हैं? Of course yes, बदल सकते हैं. हाँ या ना? और आज के दिन पे उस कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, उसी व्यक्ति को सजा होगी. उसी व्यक्ति को सजा होगी. आज हो सकता है नारायण मूर्ति इज नॉट द प्रमोटर, बट उनके जगह पे जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, जिनके पास कंपनी का कंट्रोल है, तो ऐसे केस में क्या होगा? बोलो ना. कल जाके इंफोसिस लिमिटेड में कुछ स्कैंडल नजर आ गया, किसको सजा मिलेगी? नारायण मूर्ति को या इन लोगों को? अरे नारायण मूर्ति का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना. आज छोड़ दिया उन्होंने उस कंपनी के अफेयर्स में इंटरफियर करना. नहीं आई बात समझ में? So that is the reason why we defined the word promoter. What? ये तो हमने देखा है, but what से ज्यादा इंपॉर्टेंट है why we defined this particular word. एक काम करते ये लिख लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे. I'll play a song. If possible, please write it in your notebooks only. अगर पॉसिबल होता है, क्योंकि स्टिक नोट पे इतना सारा कुछ फिट नहीं होएगा. मेरे को चाय ला देना यार, बहुत ठंडी हो गई थी. प्रोफाइल्स तो मैच हो गए. Please write it down in your notebook only, because I don't think so it will fit on the sticky note. Okay, I'll just play this song and I will switch the screen. Download now. Coke Studio, Season 14. दिख रहा है? अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी
मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी तां होवे मेरे ढोल जदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे Done? बड़ियां बड़ाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे आ चले लेके तुझे है जहां सिलसिले तू है वही है तेरी कमी बना दे सजा दे पनाह दे हमें बना दे सजा दे पनाह दे हमें अगलावा मजबूरी नू आण जाण ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़ियां बड़ाइयां दी गल बात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे Okay. So are you all done with the writing part? No? Last 30 seconds, come on. और एक? अरे आदित्य अब डे 1 से सेनोरिटा सॉन्ग ही बोल रहे हो प्ले कर दिया ना बेटा अभी सेनोरिटा आरआरआर के सॉन्ग चाहिए आपको कल मतलब परसों सॉरी जो क्या क्या एनुअल रिटर्न हाँ वो किससे रिलेटेड होती है नहीं सेल्स के बारे में कुछ नहीं होता एनुअल रिटर्न में एनुअल रिटर्न में लिखा होता है कंपनी का नाम कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी के प्रमोटर कौन है डायरेक्टर्स कौन है शेयर होल्डिंग की पैटर्न कैसी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या साल भर कंपनी ने कुछ कांड की वजह से इट वाज पिनलाइज्ड ये सारी चीजों के बारे में एनुअल रिटर्न में लिखा होता है एनुअल रिटर्न की मैं बात कर रही हूँ एनुअल रिपोर्ट के बारे में नहीं बात कर रही हूँ आई थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन द टू एनुअल रिटर्न इज अ रिटर्न इट्स अ फॉर्म जस्ट अ फॉर्म MGT7 that you submit with the ROC within 60 days of the conclusion of the AGM. Annual report is different. उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैश फ्लो कंपनी की हिस्ट्री सब कुछ लिखा होता है
बिल्कुल सेम नहीं है. प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न आर नॉट एट ऑल द सेम. हर कंपनी को एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है. इनफैक्ट इवन एन ओपीसी. प्रोस्पेक्टस आप तब इशू करते हो व्हेन यू गो फॉर अ पब्लिक इशू. तो बेसिकली अगर आपको पब्लिक के पास जाना है और फंड्स रेज करने हैं, हर एक पर्सन को कहां बोलते बैठोगे ना अपनी कंपनी के बारे में. सो यू ड्राफ्ट अ प्रोस्पेक्टस एंड देन यू इशू द प्रोस्पेक्टस. ओके. तो अब देखो जो सेक्शन होता है ना उसी में लिखा होता है दैट डायरेक्टर्स को सजा होगी, प्रमोटर को सजा होगी. तो वो डेफिनेशन के हिसाब से अगर प्रमोटर है ऑल प्रमोटर, सजा सिर्फ डायरेक्टर्स को होगी तो सिर्फ डायरेक्टर्स को, सिर्फ ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को सजा होगी तो जिन्होंने वो एक्ट किया उनको ही सजा होगी. सो डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन क्या कहता है उस हिसाब से आप सजा दोगे. सेक्शन अगर कहता है प्रमोटर को ये चीज के लिए सजा होगी, ऑल द प्रमोटर्स को सजा होगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओनरशिप और कंपनी का संबंध ही नहीं है एक दूसरे से, दो सेपरेट लोग है ना. नॉट नेसेसरी. क्या? हाँ, फाइन, ऑफ कोर्स. ओके, तो ये डेफिनेशन तो देख ली, बट अब सवाल ये उठता है प्रमोटर है कौन? प्रमोटर है कौन? क्या हम प्रमोटर को कंपनी का एजेंट कह सकते हैं? क्या हम कंपनी को क्या हम प्रमोटर को कंपनी का एजेंट कह सकते हैं? बोलो. अगर यस तो क्यों यस, और अगर नो तो क्यों नो? बोलो. अगर यस तो क्यों यस, और अगर नो तो क्यों नो? बोलो. अच्छा, वो कह रहा है मैम प्रमोटर को हम कंपनी का एजेंट कह सकते हैं क्योंकि प्रमोटर कंपनी के लिए काम करता है. नो, व्हाई नो? Agreed, it's a separate legal entity, but can the promoter be considered as the agent of the company? No, ma'am, because a promoter does not have the powers to take decisions in the board of director of the company. अच्छा, एजेंसी का मतलब समझता है क्या आपको? एजेंसी का ये मतलब होता है that you act on behalf of someone else. जो someone else के behalf पे आप काम करते हो वो प्रिंसिपल होता है, और जो किसी और के लिए काम करता है उसको हम कहते हैं एजेंट. हाँ, आप बताओ बेटा. तो आपका आंसर यस है या नो है? ओके, यस है. ओके, बैठो. अच्छा ठीक है, चलो मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ. 3 एस्पेक्ट्स है. आई थिंक एजेंसी वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, इसको लास्ट में लेना चाहिए था. क्या हम हमारे प्रमोटर को कंपनी का एजेंट कह सकते हैं? इस सवाल का जवाब है नो. प्रमोटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द एजेंट ऑफ द कंपनी. वाई? आई विल टेल यू. देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन. जैसे इस बच्ची ने कहा कि देखो, जिस दिन रतन टाटा के दिमाग में वो आइडिया आई कि ही वांट्स टू मैन्युफैक्चर अ कार विच कुड बी विच कुड बी अफोर्डेबल बाय द कॉमन मैन, वही वो समय है जिस दिन वो बन जाते हैं उस कंपनी के प्रमोटर. नाउ यू कैन नॉट बी एन एजेंट फॉर अ नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन. अगर आपने किसी और के बिहाफ पे काम किया है
वो कोई और का होना ज़रूरी है या नहीं? कल जाके मैं कुछ हरकत कर लेती हूँ और जब आप मुझे पकड़ने आते हो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये हरकत मैंने अपने लिए नहीं की, वो महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे की है, आप उनको सजा दो। तो क्या आप उनको सजा दोगे? इफ आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, इफ आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ someone else, that someone else should be in existence. कंपनी तो अभी तक फॉर्म नहीं हुई है। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्रमोटर्स who are also the founders, who are also the founders. उस केस में तो हम उनको एजेंट नहीं कह सकते ना, क्योंकि हाउ कैन यू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई है? अभी तो आप इन प्रोसेस हो। इसीलिए हर बार ये कहना सही नहीं होगा कि प्रमोटर कंपनी का एजेंट है। तो क्या प्रमोटर कंपनी का एम्प्लॉई माना जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ या ना? तो अब क्या हम प्रमोटर को कंपनी का डायरेक्टर कह सकते हैं? You are having a control over the affairs of the company, whether as a shareholder, as a director or otherwise. Only director लिखा है क्या? Only director? I can have control even as a shareholder, even otherwise also. पापा तो shareholder, director कुछ नहीं है, फिर भी कंट्रोल है, तो भी वो प्रमोटर है। तो हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टर इज इक्वल टू प्रमोटर। ऐसा हो सकता है क्या? रिलायंस में कितने डायरेक्टर्स है, बट हर डायरेक्टर प्रमोटर नहीं है। तो अब अगर प्रमोटर एजेंट भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, तो प्रमोटर है कौन? हवा लग गई है क्या कंपनीज एक्ट जिन्होंने बनाया है? व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी which is not a private company? What do you mean by a company? A company means a company. What do you mean by a promoter? Promoter means a promoter. अब भी तो डिफाइन किया। पिछले 45 मिनट से हम प्रमोटर शब्द के बारे में ही देख रहे हैं, और उसके बाद मतलब पूरी रामायण होने के बाद आपको पूछ रही हूँ रामाची सीता कोण आणि तुम्ही महीन बनतात। मतलब राम और सीता का संबंध क्या है? आप कह रहे हो भाई बहन है। अभी तो कम से कम मत कहो प्रमोटर मीन्स अ प्रमोटर। अरे प्रमोटर एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, एजेंट। अच्छा, yes, he is a person. No, not natural person. Maybe natural or an artificial person. But such promoter is a person who acts in a fiduciary capacity. Such promoter is a person who acts in a fiduciary capacity. What do you mean by a fiduciary capacity? Fiduciary capacity means a capacity of trust and confidence. आप कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आप कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो इन गुड फेथ एंड बेसिकली लाइक पापा जो है इन गुड फेथ काम कर रहे हैं। ओके, सो सच अ पर्सन हैज बीन बेस्टोर्ड विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसी पोजीशन को कहते हैं एज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। ऐसी पोजीशन को कहते हैं एज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। क्या कहते हैं? फिड्यूशरी कैपेसिटी, अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट जो प्रमोटर फाउंडर भी होते हैं, जो प्रमोटर फाउंडर भी होते हैं, एक साइड पे वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सारे स्टेप्स शुरू कर लेते हैं। अभी तक कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया नहीं है, बट दूसरे साइड पे ना दे स्टार्ट लुकिंग फॉर लैंड वेयर दे कैन डू द बिजनेस एक्टिविटीज। दे स्टार्ट इंटरव्यूइंग विद पीपल हु कैन वर्क फॉर द फ्यूचर कंपनी। फ्यूचर कंपनी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। दे स्टार्ट टॉकिंग टू वेंडर्स
कि कौन से वेंडर से, जर्मन कंपनी से या चाइनीज कंपनी से हमें प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है. दे स्टार्ट टू टॉक एंड मे बी दे डील ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी. और इसलिए माना जाता है उनकी है फिड्यूशरी कैपेसिटी, अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अ पोजिशन ऑफ. और अगर उनकी पोजिशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, हम कहते हैं दे कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स. ये बंदा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? सीक्रेट प्रॉफिट्स. सीक्रेट प्रॉफिट मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन आ गया, एंड मैनिपुलेशन ब्रेक्स द ट्रस्ट. और आपकी पोजीशन ही फिड्यूशरी है, तो हम नहीं चाहते आप सीक्रेट प्रॉफिट कमाओ. अगर आपको ट्रांजैक्शन से कुछ प्रॉफिट कमाना भी है, let it be disclosed profits, but you cannot make secret profit. You cannot make profits with full disclosures is allowed. Disclose it either in the prospectus or in the articles, or disclose it to the board of directors. But what you cannot do is the making of secret profits. Is the making of, because this means manipulation, and manipulation will break the trust. चलो, कोई प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमा ही लिया, कांड कर लिया, उसने धोखा दे दिया. क्या कंपनी के पास कुछ रेमेडीज है? क्या कंपनीज के पास कुछ रेमेडीज है? यस. कौन से रेमेडीज? ओके, यस. तो अब समझ लो, देखो, another relationship which is of great trust and confidence is husband and wife. Say for example, पति है और पत्नी है. इनका रिलेशनशिप भी है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. दिस इज द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप. और पति ने सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया ना, पति पत्नी और अब देखिए, क्या पति ने, क्या बोल रहे हो? पति पत्नी और वो. अब ऐसे केस में पति और पत्नी का रिलेशनशिप था ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए. बट चलो, कोई है ही वाहियात, कमा लिया सीक्रेट प्रॉफिट, तो पति पत्नी और वो. सो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, मैं आपको बताती हूं. पति जो है ना, पति हमारे कंपनीज एक्ट से अगर आप रिलेट करो, इज द प्रमोटर, एंड पत्नी इज द, जिनका रिलेशनशिप है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस. और इसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को आपने क्या किया है? तोड़ा है, और आपने कमा लिया है सीक्रेट प्रॉफिट्स. सो बेसिकली हर वो कोई राइट जो इस पत्नी को है ना, वही कंपनी को है अगेंस्ट द प्रमोटर. सबसे पहले अगर किसी को पता चला कि चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, से अज्यूमिंग, वैसे आज के जमाने में इतनी सीधी लड़कियां भी नहीं है, अगर पत्नी ने कह दिया, मतलब पत्नी को पता चल गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, अफेयर के बारे में, ओके अब पत्नी कह रही है ठीक है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है अगर आप उसके साथ खुश हो तो ठीक है, बट नाउ either continue the relationship with me or her. You cannot have both. So if you choose to be with her, resign the contract with me, because marriage is a contract. आपको पता है, फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा है. तो you resign the contract with me, that is you go for a divorce and then you do whatever you want to do. I don't care. तो सिर्फ क्या किया है आपने, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है.
जिसके द्वारा आपके बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था. सो बेसिकली व्हाट यू डिड इज यू रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट. बट प्रैक्टिकली सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके हम चुप नहीं बैठने वाले. मारना पीटना नहीं होगा. Along with resigning the contract, you will claim the damages. So we will ask for alimony. शादी के बाद आपको जितने मजे करने कर लो, मेरे और हमारे बच्चों का जो भी खर्चा है वो आप ही दोगे, फिर देखते हैं. ठीक है. सो बेसिकली यू आर आस्किंग फॉर एलिमनी. सुजैन खान और ऋतिक रोशन को ही देख लीजिए. अब उस बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हम भावुक हो जाएंगे. तब हर महीने या हर साल ऋतिक रोशन को अभी भी सुजैन खान और उनके 2 बच्चे हैं, 2 बॉयज दे हैज टू गिव मनी फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन. सारा खर्चा पानी अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस ऋतिक रोशन ही बेयर करेगा. ठीक है. सो वी आर क्लेमिंग द डैमेजेस. एंड समटाइम्स अगर आपको इस चीज का तमाशा बनाना है, you also you also file a case against the other person. So these are all the rights that you have been given, are coincidentally also all the rights that the company has against the promoter in case he makes secret profit. 1. जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया था, यू विल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. रिसाइन मतलब समझ रहा है, अब कैंसिल हो जाएगा. तो चीजें जैसे पहले थी वैसे की वैसी हो जाएगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था. ये कॉन्ट्रैक्ट को करने की वजह से अगर प्रमोटर ने कुछ प्रॉफिट कमाया था ना, सारा का सारा प्रॉफिट ही विल गिव इट टू द कंपनी. एंड मान ही नहीं रहा है, you can also file a case against the promoter. You have all these remedies available as the company. You are the aggrieved party. दुखी आत्मा हो आप. आपके साथ गलत हुआ है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया गया है. अब आपको इसमें से क्या करना है वो आपका अधिकार है. राइट मतलब समझता है. सो दिस इज योर राइट. यू कैन फाइल अ केस, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस. You can only resign the contract. You can resign the contract and claim the damages, or you can do nothing and just tolerate it. So, हाँ exactly. So basically आपको समझता है right और responsibility का differentiation. These are the rights that are being given to you, whether you want to exercise it or not. And if you want to exercise it, which rights you want to exercise is your choice, is not a compulsion. हर कोई कंपनी जिसको प्रमोटर के सीक्रेट प्रॉफिट्स के बारे में पता चला है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है और प्रमोटर के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकता है. तो पहली बात तो promoter is like that of an agent. He is not exactly the agent. He has a fiduciary capacity. He has a and he cannot make secret profits. अगर प्रॉफिट कमाने भी है, आप धंधा करने बैठे, आप कमाओ ना प्रॉफिट, but let it be disclosed profit, so we don't feel cheated. Then we will decide whether we want to enter into the contract or we do not want to enter into the contract. But अगर आपने secret profit कमाया, अगर आपने secret profit कमाया, अगर आपने secret profit कमाया, तो ऐसे केस में we can resign the contract, claim the damages, or even sue for breach of duty or trust. Yes or no guys? और एक आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर के लिए, and that is about actually नहीं लीगली क्या प्रमोटर को रेम्यूनरेशन का अधिकार होता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. लीगली ही डज नॉट हैव अ राइट टू गेट रेम्यूनरेशन. ओके, इट्स जस्ट लाइक अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं कुछ,
आप बहुत कुछ करते हैं, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो थोड़ी ना आपसे कुछ फीस मांगेंगे. रेम्यूनरेशन मतलब फीस मांगेंगे. फीस, अरे बोलो ना, वो फीस नहीं मांगते आपसे. लीगली भी उनके पास कोई अधिकार नहीं है आपसे रेम्यूनरेशन मांगने का. बट अगर कंपनी चाहे खुद होके क्या प्रमोटर को रेम्यूनरेशन दे सकती है. यस, इट मे बी स्टेटेड. ओके, और खुद होके कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ये रेम्यूनरेशन प्रमोटर को दे सकती है. बट लीगली क्या उनके पास कोई अधिकार है? नहीं. तो कल जाके आप सीए बन जाते हो, आपने स्यू मोटो मतलब अपने आप से खुद होके से पापा के लिए आईफोन लाया, मम्मी के लिए कुछ नई साड़ियाँ लाई, उनको आपने फॉरेन ट्रिप के लिए भेजा, कुछ भी हो सकता है ना. क्या उन्होंने आपको ये चीज़ें करने के लिए कही है? आपने खुद होके उनके लिए ये किया है. तो लीगली अ प्रमोटर डज नॉट हैव अ राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन. बट इफ द कंपनी विशेस टू, it can after the incorporation give this remuneration to the promoter. डायरेक्टली भी हो सकता है या इनडायरेक्टली भी हो सकता है. लाइक कंपनी के शेयर्स ऑफर करना एट फेस वैल्यू इज एन इनडायरेक्ट रेम्यूनरेशन. कमीशन देना, कुछ भी हो सकता है. डायरेक्टली भी हो सकता है या इनडायरेक्टली भी हो सकता है. गेटिंग दिस और नो गाइस? श्योर? अब मैंने आपको कुछ एक हल्की सी झलक दी थी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के भी पहले प्रमोटर ने लैंड खरीदा, वेंडर्स से बातें की. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपनी लायबल होगी? सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. क्या बोलते हैं इसको? बोले तो नाम में लिखा है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. ये कॉन्ट्रैक्ट्स इनकॉर्पोरेशन के पहले एंटर किए गए या बाद में? पहले या बाद में? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, प्रमोटर ने कंपनी के बिहाफ पे इनकॉर्पोरेशन के पहले एंटर किए होते हैं. Such contracts are known as pre-incorporation contracts. तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? वेंडर एंड प्रमोटर. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज वेंडर और प्रमोटर है, लायबल कौन होगा? प्रमोटर या कंपनी? अरे आपके और मेरे बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट्स और लायबिलिटीज किसकी होती है? आपके और मेरी या किसी और की? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव अ राइट अगेंस्ट ईच अदर. सही या गलत? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? रतन टाटा और वो वेंडर के बीच में. किसके बीच में? रतन टाटा और वो, रतन टाटा और वो, रतन टाटा और वो के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. अरे हाँ है ना? अगर रतन टाटा और वो वेंडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कल जाके कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अगर इस लैंड का पैसा देना है, कौन लायबल है लैंड का पैसा देने के लिए? रतन टाटा. कंपनी तो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है, आप कंपनी को कैसे लायबल ट्रीट कर सकते हो? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रमोटर इज पर्सनली लायबल. प्रमोटर इज पर्सनली लायबल. प्रमोटर इज, जिसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वही लायबल होता है. जिसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वही पर्सन. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है रतन टाटा और वेंडर के बीच में, रतन टाटा ही लायबल हो गए उस लैंड के पैसे देने के लिए. बट आप बताओ, जब रतन टाटा ने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, कभी क्या उनके इंटेंशंस थे खुद के लिए लैंड खरीदने के लिए? डे वन से उनको पता था ये लैंड आज मैंने खरीदा है, बट अपने लिए नहीं, प्रपोज्ड कंपनी के लिए. किसके लिए? इसीलिए कंपनी क्या कर सकती है? इन कॉर्पोरेशन के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है और उसके बदले एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है. टर्म्स आर द सेम.
सेम बट पार्टीज हैव चेंज, जिसको क्या कहते हैं, नोवेशन। पहले कॉन्ट्रैक्ट में वेंडर और रतन टाटा, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया, उसके बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, वेंडर एंड द कंपनी। टर्म्स वो जब थे अभी भी वही है, पार्टीज चेंज हुई है, उसमें से एक वेंडर सेम है, सिर्फ रतन टाटा के बदले में कौन आ गया, इसको कहते हैं नोवेशन, सब्स्टिट्यूशन। So basically entering into a new contract in substitution of the old, parties have changed but the terms are the same. इसके द्वारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया, तो क्या रतन टाटा लायबल रहेंगे? और पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो अब नए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कौन लायबल है, कंपनी लायबल। कौन लायबल है, कंपनी लायबल है, तो रतन टाटा लायबल नहीं। तो क्या ये हो गया जनरल रूल का एक्सेप्शन, क्या ये हो गया जनरल रूल का एक्सेप्शन, जिसके द्वारा अब हमने जनरल रूल क्या कह रहा था, कौन लायबल है, प्रमोटर इज पर्सनली लायबल, प्रमोटर इज बट अब हम कह रहे हैं प्रमोटर लायबल नहीं है, क्योंकि अब हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द, उसके द्वारा अब कौन लायबल है, मतलब क्या वो जनरल रूल का हो गया एक्सेप्शन। सही है गलत? और एक दूसरी एक्ट है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बात कर रही हूं मैं, देयर इज अनदर एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्या नाम है बोले तो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 15 अलॉन्ग विथ सेक्शन नंबर 19 जब आप पढ़ते हो, एक रैटिफिकेशन का पॉइंट वो अलाउ करता है, रैटिफिकेशन, वेरी गुड, सब्सिक्वेंट, अब रेक्टिफिकेशन नहीं कहा मैंने, रेक्टिफाई मतलब आपकी गलती को सुधारना, रैटिफाई करना मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना। किसी को कुछ वो ग्लास वाला एग्जाम्पल याद है? अच्छा मैं बताती हूँ फॉर दोज हु आर नॉट विथ मी इन फाउंडेशन। आज सैटरडे है, से आज शाम को मैंने कुछ अपने दोस्तों को घर पे बुलाया है डिनर के लिए, 8-10 दोस्तों को, बट अब मैं सोचती हूँ मैं अकेली कैसे 8-10 दोस्तों का डिनर प्रिपेयर करना, बाकी अरेंजमेंट्स करना, घर क्लीन करना, कैसे पॉसिबल होगा? मदद तो चाहिएगी। ऐसे समय पे आपके मासूम मासूम चेहरे सामने आए, ऐसे समय पे आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो मैं पूछती हूँ क्या आप आओगे मेरी मदद करने के लिए? खाना मिलेगा बाद में तो आप कहते हैं ऑफ कोर्स मैम, क्यों नहीं आएंगे हम लोग। तब आप आते हो, मदद वदद करते हो, अब गेस्ट आ जाते हैं, तो मैं कहती हूँ अभी मैं किसी बारिश का मौसम चालू, मैं कहती हूँ गरम गरम मैं पकौड़े तल रही हूँ, तब तक आप पानी वानी सर्व कर दीजिए। अब आप ग्लासेस की जो ट्रे है वो उठा तो लेते हो, बट इसके पहले कभी काम कुछ खास किया नहीं है, ग्लासेस की ट्रे गिर गए, सारे ग्लासेस चूर चूर हो गए। अब छोटा सा चेहरा लेके आप आ गए मेरे पास, मैम, ओ मैम, ग्लासेस जो है वो गिर के चूर चूर हो गए। अब देखो मैं क्या जवाब दे रही हूं, क्योंकि मेरा जवाब इज रैटिफिकेशन। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, ग्लासेस ही टूटे हैं ना, दिल थोड़ी ना टूटा है अब ये जो मैंने सेंटेंस आपसे कहा है, इससे अब मैं क्या कर रही हूं, इससे आपके किए गए काम को मैं अप्रूवल दे रही हूं। मैंने कभी आपको पावर नहीं दिया था ग्लासेस तोड़ने का, मतलब कहना क्या है, एक्ट आपने कर लिया और एक्ट करने के बाद आपने मेरा अप्रूवल लिया, इसलिए अप्रूवल के आगे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल करा, सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट मतलब बाद में, मतलब पहले गलत किया और फिर अप्रूवल लिया। नहीं आई बात समझ में?
और अगर मैं अप्रूवल दे देती हूं ना, इट इज सेट आई हैव रैटिफाइड योर एक्ट। अब रैटिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ये होगा, टूटे हुए ग्लासेस के लिए आप नहीं, मैं लायबल हूं। टूटे हुए ग्लासेस के लिए आप नहीं, मैं लायबल हूं। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, प्रमोटर ने प्रपोज्ड कंपनी के लिए। मैंने कंपनी शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, क्या कहा है? आज कंपनी पैदा हो चुकी है। कंपनी ने पैदा होने के बाद, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद, अब प्रमोटर से कहा, हे प्रमोटर, ये जो आपने लैंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, वी रियली अप्रिशिएट दिस। बेस्ट जगह पे लैंड खरीदा, सबसे कम दाम में खरीदा, हमको यही लैंड चाहिए। हम आपके इस डीड को अप्रूव करते हैं। और अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? रैटिफाई। क्या होगा बोलो तो? इसी रैटिफिकेशन के बाद प्रमोटर नहीं बल्कि कंपनी खुद लायबल रहेगी। प्रमोटर नहीं बल्कि कंपनी खुद लायबल रहेगी। सो इसीलिए ये भी एक्सेप्शन आ गया जनरल रूल का, क्योंकि यहां पे भी प्रमोटर नहीं बल्कि कंपनी लाए। क्योंकि जनरल रूल क्या कहता है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वेंडर और प्रमोटर के बीच में हुआ है, जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो लायबल है। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही है किसके किसके बीच में? प्रमोटर और वेंडर। तो प्रमोटर इज पर्सनली लायबल फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। बट देयर आर टू एक्सेप्शंस। दोनों करने होंगे या एक किया तो भी चलेगा? अरे दोनों नहीं करने, एक ही करना है, क्योंकि इफेक्ट सेम ही है। या तो यू एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको क्या कहते हैं? नोवेशन। या तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को आप रैटिफाई कर दो, सब्सिक्वेंट अप्रूवल दे दो। तब कौन लायबल होगा और कौन लायबल नहीं होगा? प्रमोटर। एंड व्हाट अबाउट रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स? रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अरे अब तो सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ बॉर्न हो चुका है ना, तो कंपनी खुद ही लायबल होगी। Because now company can enter into contracts in its own name. It can buy assets in its own name. It can incur liabilities in its own name. It can sue someone in its own name. It can be sued in its own name. यहाँ पे तो सवाल ही नहीं आएगा। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी ये सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ बॉर्न हो चुका है। तो यही ये व्यक्ति होता है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। आइडिया आती है, सारे स्टेप्स फंड्स रेज करने के लिए लाता है और बिजनेस कमेंस करता है। फाउंडर पहला प्रमोटर होता है, बट कंपनी तो जन्मों जन्मों तक, युगों तक चलती रहती है। तो हो सकता है बाद में आपका प्रमोटर चेंज भी हुआ है। जो जो सेक्शन में लिखा है, ये सेक्शन कॉन्ट्रवीन किया, प्रमोटर जिम्मेदार होगा। प्रमोटर की डेफिनेशन होगी यही डेफिनेशन जो दी गई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 16। मैंने ना पेज नंबर 2.1 में वापस से प्रमोटर की डेफिनेशन लिखी है। वो चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 2 में तो है ही, बट मैंने वापस से रिपीट किया सो दैट यू डोंट हैव टू टर्न द पेजेस अगेन एंड अगेन। सो इट्स ऑब्वियसली फॉर योर कन्वीनियंस पर्पस आई डिड दैट। नहीं तो फिर इधर से आप वापस उधर जाओ, फिर इधर आओ, तो कर दिया रिपीट। और हर जगह वो किया है मैंने। डिबेंचर्स की भी डेफिनेशन रिपीट की है, शेयर्स की भी की है। हर जगह पे जहां जहां डेफिनेशंस का पार्ट आता है ना, मैंने स्पेसिफिकली लिखा है सेक्शन 2 की ये क्लॉज है जिसमें ये वर्ड डिफाइन किया गया है और उसका ये डेफिनेशन है। क्योंकि ना आपकी कंपनीज एक्ट 2 वॉल्यूम में डिवाइडेड है, तो एक तो वॉल्यूम में भी स्विच नहीं करना पड़ता है और चैप्टर्स के अंदर भी आपको स्विच ना करना पड़े कि कन्वीनियंस पर्पस के लिए। बस एक ही मकसद है, कन्वीनियंस। बाकी कंटेंट सब कुछ चैप्टर 1 में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ओनली फॉर कन्वीनियंस पर्पस आई डिड दिस। सो आई थिंक आज का पूरा सेशन वाज ओनली डेडिकेटेड टू वन वर्ड, प्रमोटर। इसके बाद मेरे को पूछना नहीं प्रमोटर कौन है, और प्रमोटर मींस प्रमोटर तो बोलना नहीं, उधर ही मार खाओगे आप। प्रमोटर मींस प्रमोटर। ठीक है, ये कुछ लिख दो एंड देन यू कैन टेक इट एंड ऑफ। क्या है ये सब? का ये नहीं रे बाबा, कहा है? ये नहीं है, ये लिखो ना। कहा है?
पेज नंबर 1 पॉइंट ओ, तो वहां पे लिख दो प्लीज रेफर पेज नंबर 1.18। यहां पे सिर्फ सीक्रेट प्रॉफिट के उधर एक स्टिक नोट चिपका सकते हो, बेस्ट हो गया, जल्दी छूट जाएगी क्लास। सीक्रेट प्रॉफिट के वहां पे लिख दो इफ द प्रमोटर मेक्स सीक्रेट प्रॉफिट द कंपनी हैज द फॉलोइंग राइट्स 1 2 3। कहां पे लिख रहे हो? चिट्ठी पे। और ये चिट्ठी कहां पे चिपका रहे हो? 1.18 पे। क्या? चिट्ठी पे आ जाओ, मतलब स्टिक नोट पे आ जाओ और लिखो इफ अ प्रमोटर, वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी लिखना है, इतना ही लिखना है, 3 पॉइंट्स। इफ अ प्रमोटर मेक्स सीक्रेट प्रॉफिट if a promoter makes secret profit, then the company has the following rights. Then the company has the following rights. So फिर ये 1 2 3 लिख दो। बोलिए ना। इनडायरेक्टली तो वो लिखा रहता है ना, उसमें सेक्शन में लिखा होता है। लिख लिया इतना? क्या? एक मिनट पहले ये कंप्लीट कर लेते, फिर उसके बाद। इतना लिख लिया क्या? तो ये पीपीटी लिख लो एंड देन यू कैन टेक इट एंड ऑफ। ये वाला रे कहाँ है? मेरे पास नहीं है। 2 पॉइंट, कोई भी हालत में आपको छोड़ना ही है क्लास, ठीक है। चलो, so that is it for today. Thank you so much for your patient listening. I will see you all tomorrow. That is on Monday. Enjoy your Sunday. Bye bye. Bye bye virtual students. क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो?